उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने राज्य के कई जनपदों में 4 सितंबर तक येलो अलर्ट किया जारी। पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ भारी बारिश की जताई आशंका। उत्तराखंड में नवनियुक्त महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी ने सूचना और लोक संपर्क विभाग में विधिवत ग्रहण किया कार्यभार। बंशीधर तिवारी ने कहा, सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनमानस तक पहुंचाना बड़ा उद्देश्य। कटिबा गोलीकांड की आज 28वीं बरसी। बलिदानियों की याद में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी समेत कई दिग्गजों ने बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम। परिवहन मंत्री चंदन रामदास हुए शामिल। चंदन रामदास ने सड़क सुरक्षा को लेकर रखे अपने विचार। हरिद्वार में संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार हुए शामिल। डीजीपी ने सुना उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देवभूमि में दरअसल मौसम किस तरह से खराब होता जा रहा है, क्योंकि यहां पर बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जनपदों में 4 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पर्वतीय जनपदों में अनेक स्थानों और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं आगामी 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 1 सितंबर और 4 सितंबर को भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 2 और 3 सितंबर को हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के देहरादून, नैनीताल और चंपावत जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तीव्र बौछार और आकाशीय बिजली चमकने की आशंका भी जताई है। वहीं 3 और 4 सितंबर को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश, आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और अधिक से अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख सितंबर की हो गई है। और जो आज अगर एक्टिविटी की बात करें तो आज आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में प्रदेश में जो है, खासकर हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर आज बात करें तो उसमें नैनीताल है या उधम सिंह नगर है, इसी तरह पिथौरागढ़, बागेश्वर है। और अगर गढ़वाल रीजन में देखें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में संभावना है कि एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स भी मिलेंगी। तो हैवी रेन्स या फिर इंटेंस शावर है तो ऐसी एक्टिविटी आपको हिल्स में आज जो है वो देखने को मिलेंगी। कल जब आप जाएंगे तो एक्टिविटी वो कल कम हो जाएंगी। परसों में थोड़ी एक्टिविटी कमी है, लाइट से मॉडरेट है, कुछ जगहों तक में रहेगी पहाड़ों में। और मैदानी क्षेत्रों में कल से मैं कहूँगा कि जो 2 दिन आने वाले हैं आगे, तो उसमें कहीं कहीं पर ही मिलेंगी। फिर आप जब 4 तारीख में जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। इसके साथ ही जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है तो वो भी कहीं कहीं पर आपको हिल्स में जो है उत्तराखंड के वो देखने को मिलेंगी। और इसके साथ 3, 4, 5 में आप ये भी देखेंगे कि जो हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी है वो भी हिल्स में कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी, ओलावृष्टि भी जो है।
तो उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर उत्तराखंड में नवनियुक्त महानिदेशक सूचना श्री वंशीधर तिवारी ने गुरुवार को सूचना और लोक संपर्क विभाग में विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ ही साथ नवीन तकनीक के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनमानस को सुलभता से मिल सके, इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों का प्रयोग भी किया जाएगा। सूचना महानिदेशक ने कहा कि सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को मीडिया से बेहतर समन्वय कर जनमानस तक पहुंचाना इनका उद्देश्य रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला सूचना कार्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए और साथ ही साथ प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो सके, इसके लिए निरंतर और सतत प्रयास जारी रहेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद वंशीधर तिवारी विभागीय कार्यों की जानकारी लेते हुए भी नजर आए। उत्तराखंड के खटीमा में 1 सितंबर 1994 को राज्य के लिए बलिदान देने वाले वीरों की याद में 28वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वीर गति प्राप्त वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दरअसल खटीमा में आज उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों पर हुए गोलीकांड की 28वीं बरसी है और इस अवसर पर नवनिर्मित शहीद पार्क में बलिदानियों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित क्षेत्र के सैकड़ों राज्य आंदोलनकारियों को स्थानीय जनता ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर वीरों के परिजनों को शॉल उड़ाकर मुख्यमंत्री और अजय भट्ट ने सम्मानित किया, साथ ही बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य खटीमा में 1 सितंबर 1994 में वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों के परिजनों को याद करने का आज विशेष दिन है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि बलिदानियों की इच्छा के अनुरूप ही राज्य का निर्माण हो सके। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और आम जनता से कहा कि खटीमा गोलीकांड के बलिदानियों की बदौलत ही हम लोगों को उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई है। बीजेपी सरकार का ये प्रयास है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण बलिदानियों की इच्छा के अनुरूप ही हो सके। इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। एक सितंबर 1984 के 28 वर्ष हो चुके हैं। उस बर्बरता के दिन को बराबर निरंतर याद करते रहना हम लोगों का दायित्व है। इस राज्य के निर्माण में जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, बलिदान दिया, ऐसे शहीदों को स्मरण करना हम सबका कर्तव्य है। आज के इस कार्यक्रम को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी प्रदेश भर के जितने भी आंदोलनकारी और इन शहीदों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग यहाँ जुटे हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इस स्थल को बनाने में अपनी घोषणा के अनुरूप शहीदी स्थल, उन शहीदों को भी एक स्थायी स्थान और सम्मान प्राप्त हुआ है। साथ ही प्रदेश सरकार का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अब यह शासकीय कार्यक्रम है। इन शहीदों की शहादत पे हर वर्ष यहाँ मेले लगते रहेंगे। उसके लिए मैं उनकी सरकार का उनका बार बार साधुवाद करता हूँ। माननीय केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी जो हमारे बीच में आए, दूर दूर से हर वर्ष काशी सिंह ऐरी जी जो यहाँ आते हैं, ऐसे तमाम वो नेता जो प्रदेश के किसी भी राजनीतिक दल के हों, लेकिन खटीमा की इस पावन भूमि पर आकर उन शहीदों को नमन करने के लिए जो आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिनके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों के दुलार को भी छोड़ दिया, सबको ठोकर मार दी और हंसते हंसते उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी शहादत दे दी।
उनके कारण से हमको ये राज्य मिला, जैसा आदमी अजय भट्ट जी ने अभी बताया। वास्तव में मुझे याद आता है 1 सितंबर 1994 का वो दिन, जब सरकारी अस्पताल के आगे से पूरी कई हजारों की संख्या में लोग आगे बढ़े और सब आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन। उनके ऊपर किस प्रकार से गोली चलाई गई, कौन कहाँ गया, कितने लोगों को तो पता नहीं। यहाँ से कई दिनों तक नेपाल तक जाना पड़ा। इसने उत्तराखंड को जनने का काम किया है। उत्तराखंड को जनने का काम किसी ने किया है, उत्तराखंड बनाने का किसी ने काम किया है, तो खटीमा की धरती ने किया है, हमारे शहीदों ने किया है। उनका हम जितना स्मरण करें उतना कम है। शहीदी के कारण जो हमने शहादत दी है, उसी की वजह से आज ये उत्तराखंड राज्य में सच कहें तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई। खटीमा एक किस्म से प्रारंभ करने वाला हमारा नगर रहा है, जहां से शहीदों ने जगह जगह शहादत दी। 2 तारीख को मसूरी में, रामपुर चौराहे में जगह जगह होता रहा है। और उनके लिए जो भी किया जाना है, उनके परिवारों के लिए हमारी सरकार सब कुछ कर रही है। उनकी इधर गुरुवार को स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन ने देहरादून राजपुर रोड स्थित बालिका इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री चंदन रामदास शामिल हुए। इस दौरान परिवहन मंत्री चंदन रामदास का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से यातायात व्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। साथ ही यातायात नियमों के प्रति लोगों को सजग रहने और उनका पालन करने के प्रति जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग और विवेकानंद फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से इस सप्ताह को सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार और परिवहन विभाग की ये पहली प्राथमिकता है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना को कम से कम हो सके कोई भी सड़क दुर्घटना, इसके लिए हम तमाम जो नियम हैं उसको सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि नियमों का पालन करें। साथ ही मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि बीते कुछ समय में उत्तराखंड में कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनके कारणों को समझने की जरूरत है। चंदन रामदास ने कहा कि खास तौर से नाबालिगों की तरफ से वाहन चलाना और हेलमेट न पहनना एक सबसे बड़ा खतरा है। वहीं इसके अलावा भी कई जगहों पर नियमों की अनदेखी की जाती है। उन्होंने कहा कि हमें सामूहिक रूप से इन सब विषयों पर सोचने की जरूरत है। राजपुर देहरादून में अपने स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन और अपने परिवहन विभाग के सामूहिक प्रयास से इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में जागरूकता अभियान की हम आज शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को, अपने फाउंडेशन को, अपने परिवहन विभाग को धन्यवाद देता हूँ। सरकार की और प्रत्येक नागरिक की एक प्राथमिकता है कि हम प्रत्येक नागरिक की जान माल की सुरक्षा करें, उसको हम सुरक्षित करें। और जो नियम चाहे हमारे पुलिस ने बना रखे हैं, चाहे हमारे परिवहन विभाग ने बना रखे हैं, चाहे अन्य किसी संस्थाओं ने बना रखे हैं, उन नियमों का परिपालन सुनिश्चित कराएं। बीच में कई दुर्घटनाएं अपने प्रदेश में हुई हैं। प्रदेश में दुर्घटनाओं का बहुत से मुख्य बिंदु हैं। उस मुख्य बिंदु में हमारे जो बच्चे हैं वो भी अनावश्यक रूप से गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं और अपने साइड में नहीं जाते हैं। गाड़ी वाले जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, लगातार गाड़ी चलाकर नींद उनकी पूरी नहीं होती है। दुर्व्यसनों के कारण भी हमारे वहाँ बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद भी बनी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रकरण पर बहुत अपनी चिंता व्यक्त की।
और उधर हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक निजी होटल में सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार, रुड़की और भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र से आए कई उद्योगपति शामिल हुए। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार ने उद्योगपतियों द्वारा बताई गई सभी समस्याओं को सुना। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने उद्योग जगत से जुड़े लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। इस बीच उद्योगपतियों ने सिडकुल में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक रूट, पार्किंग और महिला सुरक्षा से संबंधित कई समस्याएं डीजीपी अशोक कुमार के सामने रखी। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बेहतर है, उद्योगपतियों की मांग पर इसे और भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, हरिद्वार में जो सिडकुल है, रुड़की में है, भगवानपुर में, बहुत बड़ा उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा इसकी भूमिका है और एम्प्लॉयमेंट देने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है कि तो इनके जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं पुलिस के साथ, उनके बारे में गहराई से मंथन हुआ, चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, चाहे वो लेबर इश्यूज हों, चाहे महिला सुरक्षा के इश्यूज हों, चाहे पुलिस पेट्रोलिंग और थाना चौकी, फायर स्टेशन आदि के इश्यूज हों। और मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि कोई भी पुलिस व्यवस्था तभी बेहतर होगी जब वो जिनके लिए पुलिस व्यवस्था की जा रही है उनके साथ मिल के की जाए। तो वही आज ये उसी का एक प्रयास था और सर्टेनली कुछ 4-5 नए बिंदु निकल करके आए हैं जो इस क्षेत्र की पुलिसिंग को और सुदृढ़ करने में जिनकी भूमिका रहेगी। मैं तो कहता हूँ हमारी जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें कानून व्यवस्था वाले इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में नंबर 1 स्थान मिला है। तो हमारा उत्तराखंड स्टेट में कानून व्यवस्था बेहतर है और आगे और बेहतर होगी, तभी यहाँ इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है। मैं यही बोल सकता हूँ। है देखिए, इतना मैन पावर की शॉर्टेज हर जगह रहती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको जितना संभव है वो हमने चर्चा की आपस में। हमारे सुझाव थे आज डीजीपी साहब को दिए गए और उन्होंने काफ़ी सेंसिबली और सेंसिटिवली उन चीज़ों को सुना और बहुत जल्दी उन इश्यूज़ पे कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। आप जानते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा वर्कर डेली इंडस्ट्रीज़ में आते और जाते हैं। उनके कंपैरिजन में उनको कंट्रोल करने के लिए, कानून व्यवस्था के लिए जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें थाना, चौकीज़ और जो पुलिसमैन की संख्या है, उन पे हमने खास जोर दिया है कि उनको बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि 2 लाख लोगों के ऊपर यहाँ पर पुलिस के जो मैन है ऊपर अगर 1000 में देखूं तो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। वैसे हमने उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया कि जो पुलिस मित्र पुलिस वाला कंसेप्ट है वो उत्तराखंड में बहुत अच्छा है। पुलिस हमारी समस्याओं को सुनती भी है। आपने देखा होगा हाल ही में काफ़ी सारी घटनाएं जो हुई उनको क्रैक डाउन किया पुलिस ने, बहुत कम समय में किया। उसके लिए हम पुलिस प्रशासन। इधर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1984 को खटीमा में हुए गोलीकांड में वीरगति को प्राप्त हुए 7 राज्य आंदोलनकारियों को देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों ने श्रद्धांजलि दी और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। वरिष्ठ आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान जो सपने देखे गए थे वो सपने आज भी राज्य बनने के बाद अधूरे हैं और अब उन सपनों को पूरा करने के लिए राज्य आंदोलनकारी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती की माने तो राज्य आंदोलनकारियों ने जिन सपनों को लेकर पृथक राज्य की मांग की थी वो सपने आज भी आंदोलनकारियों की आंखों में वैसे ही बसे हुए हैं। दरअसल खटीमा में एक गोलीकांड हुआ था जिसमें 7 आंदोलनकारी वीरगति को प्राप्त हुए थे। 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड में भी निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। आज राज्य आंदोलनकारी उन सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ठीक है, चला दो पुष्प। 1 सितंबर 1994 खटीमा और 2 सितंबर 1994 मसूरी गोलीकांड। हमारा उस दिन से ही नारा है कि 1 खटीमा 2 मसूरी, देना था बलिदान जरूरी। ये हमारा नारा उस दिन से है। आज भी हम इस नारे पर जो है संकल्पबद्ध हैं, लेकिन ये सबको दिख रहा है कि राज्य निर्माण की मूल अवधारणा पूरी हुई या नहीं हुई। हम भी कहते हैं कि पूरी नहीं हुई है, बहुत कुछ करना बाकी है, बल्कि जो है कभी आशाओं के अनुरूप नहीं, आशाओं के विपरीत काम हुए हैं इन 22 वर्षों में। तो आंदोलनकारी, यहाँ की जनता, यहाँ की संघर्षशील जनता, हमारे शहीद जो है
आज सोच रहे होंगे कि क्यों बनाया उत्तराखंड, तो निश्चित रूप में परिकल्पना पूरी नहीं हुई है। बहुत कुछ करने के लिए बाकी है और ईमानदार कोशिशों की और ईमानदार निर्णयों की आवश्यकता है। देखिए, आज उत्तराखंड राज्य में खटीमा में जो सबसे पहली शहादत इस राज्य के लिए हुई थी, आज हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं। और हमारा जो एक नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसमें शहीद सलीम अहमद से लेके सरदार परमजीत सिंह से लेके तमाम जो है आज लोग जो है वहाँ पे जो शहीद हुए थे, उनको याद करते हुए मैं केवल और केवल ये चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की जनता उन शहीदों को याद करे, नमन करे और उनके सपनों के अनुरूप हम अपने राज्य के विकास में आगे बढ़ें। आज खटीमा से लेकर पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि जहां जहां जिस लोगों ने इस राज्य के आंदोलन में प्रतिभाग किया था वो वहां पे अपने उन शहीदों को याद कर रहा है। और हम पुनः ये संकल्प लेते हैं कि उन शहीदों के अनुरूप हम आगे बढ़ने का काम करें। और सरकारों से भी, ब्यूरोक्रेसी से भी, उनसे हम ये निवेदन करते हैं कि एक तो पहले उन दोषियों को तत्काल सजा दिलवाई जाए। बड़ा दुख है कि आज इतने साल बाद भी दोषी अभी तक रिहा घूम रहे हैं, उनको सजा नहीं मिली है। और दूसरा कि हमारी ना अभी स्थायी राजधानी मिली है, ना हमें मूल निवास मिला है। तो तमाम ये रोजगार को लेकर तमाम आप देख रहे हैं कि रोज नए नए घटनाक्रम घट रहे हैं, उन सब को लेकर हमें लामबंद होना होगा और उन शहीदों के सपने को। इधर खबर उत्तराखंड से, जहां एसएसपी मंजूनाथ टीसी जनपद उधम सिंह नगर के समस्त थानों और चौकियों को कबाड़खानों के लिए निम्न कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में रुद्रपुर में कबाड़ी की दुकान में रखे गैस सिलेंडर के रिसाव के बाद पुलिस प्रशासन और तहसीलदार ने संयुक्त रूप से सितारगंज, सिडकुल और शक्ति फार्म क्षेत्र में कबाड़ियों की दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया। तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने कहा कि कुछ कबाड़ियों के पास स्क्रैप के रूप में ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, जिनके लिए उनसे लिखित रूप में लिया गया है कि वो सिलेंडर काटकर स्क्रैप में ही बेचेंगे। वहीं तहसीलदार द्वारा ये जांच भी की जा रही है कि इन कबाड़ियों को इस प्रकार के सिलेंडर रखने की अनुमति कैसे मिल गई। 30/8/2022 को जो रुद्रपुर में घटना घटी जिसमें कबाड़ी के पास क्लोरीन गैस का सिलेंडर पाया गया, उसमें कई हमारे उच्च अधिकारी और वो भी इसमें दिक्कत आई इसमें। तो उसके उपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी तहसीलों, पुलिस और प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रांतर्गत जितने भी कबाड़ का काम करने वाले व्यापारी हैं उनके वहाँ छापेमारी करें और कहीं पर कोई अवैध इत्यादि पाया जाता है तो ये कार्रवाई करें। इसी के क्रम में राजस्व टीम द्वारा आज कबाड़ के संबंध में विशेष। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को अपने गृह क्षेत्र खटीमा का दौरा किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी कार्यक्रम में प्रतिभाग भी लिया, जहां उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम धामी ने मोदी @20 पुस्तक का विमोचन भी किया। वहीं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की तरफ से सरस्वती वंदना और स्वागत गीत गाकर मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस दौरान महाविद्यालय के पूर्व और वर्तमान छात्र संघ अध्यक्षों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सहित प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को आगे ले जाना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर नई कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शक्तिशाली, गौरवशाली और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। साथ ही साल 2014 से दुनिया भर के देशों में भारत की एक नई पहचान बनी है। उत्तराखंड में नए जिले बनने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है और ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए जिले बनाने के संकेत भी दे दिए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नए जिलों की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। सरकार ये पता लगाएगी कि उत्तराखंड में कहां-कहां जिलों का पुनर्गठन हो सकता है। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे शिगूफा करार दिया है। वहीं प्रदेश सरकार नए जिले बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को ये जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। मालूम किया जाएगा कि नए जिले की
वास्तव में कहां आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश में नए जिलों की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। सरकार ये पता लगाएगी कि उत्तराखंड में कहां-कहां जिलों का पुनर्गठन हो सकता है। वास्तव में कहां नए जिलों की आवश्यकता है, इसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी और इस पर ही आगे बढ़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद नए जिले बनाने की मांग का मुद्दा गरमा गया है। प्रदेश सरकार नए जिले बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। और आइए बात अब लालकुआं की कर लेते हैं, जहां ग्रामीण इलाकों में मगरमच्छ निकलने का वीडियो वायरल हुआ है। थाना क्षेत्र में मगरमच्छ निकलने से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल है। साथ ही मगरमच्छ निकलने से ग्रामीण क्षेत्र में दहशत फैल गई है। इसके बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ से निजात दिलाने की मांग लेकर लालकुआं तहसील वो पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की शिकायत की और साथ ही साथ ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम से भी मगरमच्छ का रेस्क्यू करने की मांग उठाई है। डॉल जी, हमारा देख रहे हैं कि सेंचुरी पेपर मिल का जो जहरीला नाला यहाँ से आबादी के बीचों बीच बह रहा है, जिस नाले को भूमिगत करने की मांग जो है गांववासी बहुत लंबे समय से क्या करते हुए आ रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि पेपर मिल के द्वारा इसको आज तक जो है भूमिगत नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि इसमें जो है मगरमच्छों का आवागमन बहुत तगड़ा हो चुका है। अभी इसमें मेरे ख्याल से अगर जहाँ से जो है पेपर मिल का नाला निकल रहा है, वहाँ से अगर हम शांतिपुरी डैम तक का ही अगर हिस्से को ले 3-4 किलोमीटर की एरिया को, तो ये हम पाएंगे कि इसमें कम से कम जो है सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ जो है पैदा हो चुके हैं, जो कि इधर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तीसरी बार साल 2015 में दरोगा की सीधी भर्ती हुई थी। इस परीक्षा के माध्यम से पुलिस में 339 दरोगा भर्ती किए गए थे। परीक्षा पंतनगर विश्वविद्यालय ने कराई थी। शुरुआत में इस भर्ती के रिजल्ट में आरक्षण का पेंच फंस गया था, लिहाजा 2 बार रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन अब इसमें भी धांधली की बात सामने आ रही है। इसी कड़ी में साल 2015 में हुई दरोगा की सीधी भर्ती में धांधली की विजिलेंस जांच की मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की बैठक हुई, जिसमें लंबे विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने शासन को विजिलेंस जांच के लिए प्रस्ताव भेजा था। इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की बैठक हुई। विमर्श के बाद विजिलेंस को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इधर हरिद्वार में गणेश चतुर्थी पर बुधवार को शहर में घरों के साथ ही पंडालों में भी गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। पर्व 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा। गणपति बप्पा स्थापित करने से पहले श्रद्धालुओं ने जमकर गुलाल भी खेला। ढोल और डीजे की थाप पर नृत्य का मंचन भी हुआ। मंदिरों और घरों में भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। नगर से लेकर ग्रामीण अंचल में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। भक्त विघ्न विनाशक की इको फ्रेंडली मूर्तियों को उल्लास के साथ घर और पंडाल में लेकर आए हैं। गणेश चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त में मूर्ति की स्थापना भी की गई। अनंत चतुर्दशी तक भक्त आराध्य की भक्ति में लीन रहेंगे। सुबह से ही भगवान के भजन लाउड स्पीकर्स पर बजने शुरू हो गए। मंदिरों में भगवान गणेश के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। शाम को 7 बजे पंडालों में भक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। सुबह गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना के बाद महाआरती हुई। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया और मन्नत मांगी। राजधानी देहरादून में मेरे घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो और गणपति बप्पा मोरिया जैसे गीतों से पंडाल और मंदिर गुंजायमान हो उठे। हाथों में लड्डू और सिर पर मुकुट धारण किए हुए लंबोदर 9 सितंबर तक चमकते दमकते पंडालों में विराजमान रहेंगे। बप्पा की स्थापना के साथ ही 10 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत भी हो चुकी है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मंजिलें हो चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।